है क्रैब्स साइकिल। ठीक है, क्रैब्स साइकिल सर हैंड क्रैब ने इसको दिया था, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्रैब साइकिल। अब क्रैब साइकिल की शुरुआत कहाँ से होती है उससे पहले हम समझ लेते हैं ये वाली प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? ग्लाइकोलाइसिस। मैंने लास्ट वीडियो में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया है, अब हम क्रैब साइकिल समझेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या किया था, ग्लूकोज को तोड़ के पाइरुवेट बनाया था। पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप इसको जाकर अगर डिटेल में पढ़ना है तो देख सकते हैं। ठीक है, पूरे ग्लूकोज को हमने तोड़कर क्या बनाया था, पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनाया था। 6 कार्बन का कंपाउंड था, उससे हमने 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनाए थे। 10 स्टेप्स की रिएक्शन है और इसमें मल्टीपल एंजाइम्स यहाँ पर हैं, ये सारे एंजाइम्स आपको पढ़ने थे। ठीक है, कितनी एडीपी बनी थी, कितने एटीपी बने थे, NADH2 का प्रोड्यूस हुआ था, यूज़ हुआ था, ये सब कुछ मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। फिर मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी बता दी थी कि कौन कौन से एंजाइम किस तरह से काम करते हैं, सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाया था कि आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, किस तरह से आप इसको लर्निंग लोगे ये मैंने समझा दिया था। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये जो पाइरुवेट मॉलिक्यूल है, अब आगे इसका क्या होगा, ठीक है, तो वही हम यहाँ समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैब्स साइकिल। अब जनरली क्रैब साइकिल शुरू होने से पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये जो हमारा पाइरुवेट मॉलिक्यूल बना था लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अब आपको अब इसका क्या होगा। तो ये जो पाइरुवेट मॉलिक्यूल था, जनरली क्या है, पाइरुवेट मॉलिक्यूल आपका प्रोड्यूस होगा, चूँकि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड पाइरुवेट मॉलिक्यूल, जिसका हम लिखते हैं C3H4O3। ठीक है, C3H4O3। तो ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 तरह से प्रोडक्शन कर सकता है आपका अलग अलग मॉलिक्यूल्स का। कितनी तरह से प्रोडक्शन कर सकता है? 3 तरह से। ठीक है, अब वो 3 तरह से कौन कौन से हैं? या तो ये बनाएगा आपका एसिटाइल को एंजाइम ए, या फिर ये बनाएगा लैक्टिक एसिड, और या फिर ये क्या बनाएगा, आपका थर्ड प्रोसेस है एल्कोहल। ठीक है, ये 3 तरह से प्रोडक्शन कर सकता है कंपाउंड्स का। अब मैं बात करती हूँ इनकी, तो देखो ये जो है, अगर मैं इस तरह से बात करूं कि ये कंपाउंड्स कैसे कैसे बनेंगे, तो ये जो एसिटाइल को एंजाइम है, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तब बनेगा। लैक्टिक एसिड कहाँ बनेगा? ये बनेगा मसल्स में। कहाँ बनेगा? मसल्स में। कब बनेगा? जब ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, या रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तब ये बनेगा। और एल्कोहल कहाँ बनेगा? ईस्ट में बनेगा, फर्मेंटेशन के ड्यूरेशन में। कहाँ बनेगा? फर्मेंटेशन के ड्यूरेशन में। ठीक है, तो जो हम बात करते हैं पाइरुवेट है, अभी पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनने की प्रोसेस को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, पाइरुवेट है। कौन है ये आपका मॉलिक्यूल? पाइरुवेट। पाइरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल को एंजाइम ए। ओके, अब ये प्रोसेस जो है इसको हम बोलेंगे लिंक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? लिंक रिएक्शन। अब देखो क्या है, पाइरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा एक कंपाउंड जिसका नाम है को एंजाइम ए एसिड। ठीक है, तो ये अंदर जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका NAD अंदर जाएगा और NADH2 बाहर आ जाएगा, राइट। और एट द सेम टाइम ये 3 कार्बन का कंपाउंड था, पर यहाँ पे हम देखेंगे ये कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 कार्बन है, तो एक और मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, वो कौन है? आपका CO2। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कौन सी रिएक्शन? लिंक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? लिंक रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, लिंक रिएक्शन। और ये कहाँ होंगी? अगर मैं बात करूँ ये कौन सी प्रोसेस है? लिंक रिएक्शन है। कहाँ देखने को मिलेगी? ये देखने को मिलेगी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे देखने को मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया का भी कौन सा पार्ट है? तो उसका कौन सा पार्ट है? मैट्रिक्स। तो ये आपको देखने को मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस हो गई। अब यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया का रोल हो गया। ये जो पहली प्रोसेस थी, ये जो पाइरुवेट आपका था, ये आपका कहाँ था? साइटोप्लाज्म में। अब ये साइटोप्लाज्म से चल के कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती है। इसको हमने बोला है लिंक रिएक्शन। क्यों बोला है लिंक रिएक्शन? आपने इसको लिंक रिएक्शन क्यों बोला है? क्योंकि ये क्या करती है? लिंक करती है। किसको लिंक करेगी? ग्लाइकोलाइसिस को किस चीज़ से लिंक करेगी? क्रैब्स साइकिल से। ठीक है, क्रैब्स साइकिल से लिंक करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रैब साइकिल की। ये 2 चीज़ें हैं,
यहाँ पे आपका एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा, ये जो हमने बना लिया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लैक्टिक एसिड बनेगा मसल्स में, एल्कोहल ईस्ट का फर्मेंटेशन, ईस्ट में होगा, फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्रैब्स साइकिल के बारे में, एक जनरल आइडिया। देखो जो क्रैब्स साइकिल है, ये क्रैब्स साइकिल क्या है आपका, यहाँ पे हम लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें, वेट अ सेकेंड, यस। तो हमारा कौन सा है, ये क्रैब्स साइकिल है, ठीक है, क्रैब्स साइकिल। अब ये हमें दिया कितने था, ये हमें सबसे पहले दिया था सर हैंस क्रैब ने इसको बताया था, सर हैंस क्रैब ने इसको बताया था। सेकेंड हम बात करेंगे तो ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम भी है, आपको पता है, ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तीसरा, सिट्रिक एसिड का दूसरा नाम भी है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ट्राई, कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं इसमें, नाम से पता चल रहा है 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और नेचर कैसा है इसका, एसिडिक है, तो एसिड बोला है हमने इसको। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसलिए हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। कितने कार्बन का कंपाउंड है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है, तो आप कहोगे 6 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन है इसके अंदर, 6 कार्बन। और ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ क्रैब्स साइकिल, ठीक है। क्रैब्स साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो उसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, कौन ऐड होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए, दोनों जब मिलते हैं तो हमें मिलता है सिट्रिक एसिड। अकरेंस आपसे पूछी जाएगी, इसकी अकरेंस क्या है, तो देखो यहाँ पे ये जो लिंक रिएक्शन के थ्रू आपका एसिटिल कोएंजाइम है, ये एसिटिल कोएंजाइम में कहाँ एंटर कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो ये रिएक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स हमने एक जनरल आइडिया लिया अबाउट दी क्रैब्स साइकिल। डन है यहाँ तक। चलो अब हम आगे समझ लेते हैं क्रैब साइकिल को डिटेल में पढ़ना कैसे है। देखो बहुत इजी है, मैं आपको एक बहुत इजी सी ट्रिक समझाने वाली हूँ क्रैब साइकिल की। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से, हमने बात करा कि हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा, हमारा स्टार्टिंग होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। कहाँ से स्टार्टिंग होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये कन्वर्ट होगा अगले प्रोडक्ट में जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा आपका, अगली चीज़ है जिसको हम बोलेंगे सिस एकोनिटेट। क्या बोलोगे आप इसको, सिस एकोनिटेट, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड आपका कन्वर्ट होगा सिस एकोनिटेट में, ठीक है। सिस एकोनिटेट आपका कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आइसोसिट्रेट, ठीक है। आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। देखो परेशान मत होना, ये सारे नाम आपको डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि याद नहीं होंगे। मैं आपको याद भी करवाऊंगी, ट्रिक भी बताऊंगी कि इसको याद कैसे करना है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होगा सिट्रिक एसिड में, सिट्रिक एसिड आपका कन्वर्ट होगा सिस एकोनिटेट में, ठीक है। सिस एकोनिटेट आपका कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रिक एसिड में, आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, ओके। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड अब कहाँ जाएगा ये देख लेते हैं। तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होगा आपके नेक्स्ट प्रोडक्ट में जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्या नाम है इसका, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। कोएंजाइम में सक्सिनाइल जो है ये कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में। किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनेट में। सक्सिनेट से आपको एक नेक्स्ट प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जो है फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट से आपको बनेगा मैलेट और मैलेट से आपको देखने को मिलेगा ऑक्जेलो एसिटेट, ठीक है। अब हम इस सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ आ जाएगा, ये हमारा इधर आ जाएगा,
ओके, ये हमारा इधर आ जाएगा, फिर ये आपका मेलेट से फ्यूमेरेट से मैलेट बनेगा, मैलेट से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो क्या ये सर्कल बन चुका है? देखो हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो गया है। हमने सबसे पहले क्या बनाया है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से स्टार्ट करेंगे या ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है। ऑक्जेलो एसीटेट से बना है सिट्रेट, सिट्रेट से बना है सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, ठीक है। और फिर हमारा है सिस एकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम है सक्सिनेट, फिर फ्यूमेरेट, फिर मैलेट और फिर ऑक्जेलो एसिटेट, ठीक है। या आप तो एसिटिक एसिड बोलो या सबको एसीटेट बोलो, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस कि ये एसिटिक एसिड है या एसीटेट है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आप इसको सिट्रेट भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसके लिए हम टर्म देंगे ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है। आई थिंक ये आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा याद करने में। चलो अब हम चल लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। जब हमने ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से सिट्रिक एसिड बनाया था तो यहाँ पर हमने क्या क्या कंपाउंड्स ऐड करे थे वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, जब हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, तो आपने बाहर से एक चीज़ दी थी जिसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या दिया था आपने इनको? एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। जब ये एसिटाइल कोएंजाइम अंदर गया तो बाहर कौन निकल गया? कोएंजाइम ए, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है तो कोएंजाइम में बाहर निकल गया। यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसी के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल हमने अंदर ऐड किया है, तो हमने एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया है, वो हम बात कर देते हैं। नेक्स्ट, जब हम यहाँ पर सिट्रेट बन गया तो यहाँ से क्या चीज़ें बाहर निकलेगी वो हमें देखना है। यहाँ से बाहर निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल वापस ऐड हो गया। सबसे पहले हम वाटर मॉलिक्यूल की स्टोरी देख लेते हैं, ठीक है। फिर और कहीं पे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है क्या, ये हमें देखना है। तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ निकल रहा है? जब फ्यूमेरेट से मैलेट बनता है, ठीक है। तो आप एक एक करके याद रख सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल कहाँ ऐड हुआ। आप ऐसे याद रखो कि पहले कौन से एंजाइम है। तो ये तो सिंपल वाटर मॉलिक्यूल की स्टोरी थी, तो मैंने बता दिया। अब हम पहले स्टेप पे चलते हैं वापस से। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट होगा सिट्रिक एसिड या सिट्रेट में, ठीक है। यहाँ पे कंपोनेंट्स हमारे क्या क्या लगे? एसिटाइल कोएंजाइम में हमने ऐड करा और कोएंजाइम में बाहर निकल गया और वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिया, करेक्ट है। अब ये जो हम बात करेंगे, ये कितने कार्बन के कंपाउंड थे? ये हमारा था 4 कार्बन का कंपाउंड। कितने कार्बन का था? 4 कार्बन का। तो ये हमारे कितने कार्बन का कंपाउंड बन गया? 6 कार्बन का, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का था? हमारा 2 कार्बन का था। डन है यहाँ तक। और उसके बाद हम देखेंगे कि आगे ये कितने कार्बन का कंपाउंड है? 6 कार्बन का कंपाउंड है सिस एकोनिटेट। सिस एकोनिटेट के बाद आइसोसिट्रेट कितने कार्बन का कंपाउंड है हमारा? ये भी हमारा आप देखोगे कि 6 कार्बन का ही कंपाउंड है। 6 कार्बन के बाद यहाँ पे आप देखोगे ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। ये कितने कार्बन का कंपाउंड हो गया? सक्सिनाइल कोएंजाइम में ये कंपाउंड है 4 कार्बन का। डन है। और फिर आपका 4 कार्बन चलता रहेगा। अब इसमें कोई कार्बन की स्टोरी हो गई। डन है यहाँ पर। अब हम आगे चल लेते हैं और देख लेते हैं इसको। हमें ये सर्कल को पूरा कंप्लीट करना है, सारे फ्लो चार्ट्स में सारे पॉइंट्स हमें ऐड करते जाना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमने वाटर रिलीज कर दिया जब सिट्रिक एसिड से हमने आइसोसिट्रिक एसिड बनाया। जब सिस एकोनिटेट है तो इसमें भी हमने क्या करा? एक वाटर ऐड करके इसको बनाया आइसोसिट्रेट। अब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटेरेट जब हम बना रहे हैं तो आप क्या देखोगे कि जब अल्फा कीटो ग्लूटेरेट बनेगा तो हमें कुछ चीज़ें ऐड करके कुछ चीज़ें रिमूव करनी है। क्या ऐड करना है? NAD रिएक्शन में। और हमें क्या प्रोड्यूस करना है? NADH2। ओके, उसके साथ हमें बाहर रिलीज़ कर देना है CO2। कौन सी गैस रिलीज़ हो जाएगी? हमारी CO2। यहाँ पर भी सेम स्टेप प्रोड्यूस होगी। NAD जाएगा और कौन बाहर आ जाएगा? NADH2। उसके साथ साथ कौन बाहर आएगा? CO2। सेम है जो ऊपर हुआ था। इसके साथ यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करोगे आप, और वो है कोएंजाइम ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनाना है। अब जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनेट बनेगा तो आप यहाँ पर क्या देखोगे? आपका एक सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन होगा। ये क्वेश्चन नीट में आया था कि सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है। तो GDP जाएगा और क्या बनाएगा?
GTP। तो फॉस्फेट डोनर कौन हुआ? हमारा सबस्ट्रेट। और उसी के साथ क्या बाहर आ जाएगा? दूसरी चीज़ थी, जैसे कि वो कौन है आपका? कोएंजाइम A, ये बाहर आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं सक्सीनेट। सक्सीनेट से हमारा क्या बना था? फ्यूमेरेट। ठीक है, सक्सीनेट से हमारा क्या बनेगा? फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट जब बनेगा सक्सीनेट से, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगी जिसमें FAD अंदर जाएगा और क्या बनेगा? FADH2। FADH2 में जो F है वो है फ्लैविन, और NADH2 में जो N है वो है निकोटिनामाइड। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस हो गई। यहाँ पे हमने वाटर ऐड किया। यहाँ पे वापस से हमने जब मैलिड से ऑक्जेलो एसीटेट बनाया तो क्या ऐड कर दिया? NAD, और क्या बाहर रिलीज़ कर दिया? NADH2। ओके, अब आगे देखो क्या होता है? ऑक्जेलो एसीटेट बन जाता है, फिर ये प्रोसेस वापस चलती है। अब एक बार हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर देखो NADH2 रिलीज़ करा, यहाँ पर NADH2 रिलीज़ करा, यहाँ पे GTP रिलीज़ करा, यहाँ FADH2 रिलीज़ करा, यहाँ NADH2 रिलीज़ करा, राइट। और उसके बाद एक कार्बन यहाँ रिलीज़ कर दिया, एक कार्बन यहाँ रिलीज़ कर दिया। तो देखो जो 2 कार्बन का कंपाउंड आया था वो दोनों कार्बन हमने निकाल दिए बॉडी से बाहर। तो क्या सारे ऑक्सीजन, सारे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गए। एक ग्लूकोज से हमने बात करी, एक ग्लूकोज से जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड था, 6 कार्बन के कंपाउंड से हमने 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनाए थे। उन 3 कार्बन से 2 कार्बन के 2 कंपाउंड बने थे। अब ये जो 2 कार्बन है ये यहाँ निकल गया, एक यहाँ निकल गया था, और इससे पहले एक कहाँ रिलीज़ हो गया था? एक जो आपका है यहाँ पर रिलीज़ हो गया था। तो यानी कि पाइरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड था, उससे एक CO2 हमने यहाँ रिलीज़ कर दिया, दूसरा CO2 यहाँ रिलीज़ कर दिया और तीसरा यहाँ। तो तीनों CO2 2-2 बार करके बॉडी से बाहर निकाल दिए। तो टोटल हमारा जो भी 6 कार्बन था वो 6 CO2 में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो यानी कि सारे हमने कार्बन बाहर निकाल दिए। अब हम लिखेंगे इसके एंजाइम्स। क्या लिखेंगे हम? इसके एंजाइम्स। चलते हैं, एंजाइम लिखते हैं। ओके, तो देखो बहुत इजी है। जहाँ पर भी NADH2 बाहर आ रहा है वहाँ एंजाइम है रिडक्टेज। कौन सा? डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पे? डिहाइड्रोजिनेज। तो डिहाइड्रोजिनेज लिखने से पहले सिट्रिक एसिड के लिए लिखते हैं। ये एंजाइम आएगा आपका सिट्रेट सिंथेज। कौन सा एंजाइम है ये? सिट्रेट सिंथेज। किसका सिंथेसिस कर रहा है? सिट्रेट का। तो इट इज सिट्रेट सिंथेज। नेक्स्ट चलते हैं सिस एकोनिटेज। यहाँ पे आएगा एंजाइम एकोनिटेज। कौन सा एंजाइम आएगा? एकोनिटेज। डन। अब हम आगे बात करते हैं सिस एकोनिटेट से जब आइसोसिट्रेट बनेगा तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगाओगे आप? यहाँ पे वापस से एंजाइम कौन है? एकोनिटेज। कौन सा एंजाइम है ये? एकोनिटेज। एकोनिटेज के बाद ये है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो रही है, तो बहुत इजी है, इसका नाम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आगे भी जहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होगा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा। ये अल्फा कीटो ग्लूटेरेट का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो मेरे साथ साथ बनाते जाओ, आपको तभी याद होगा जब आप मेरे साथ साथ पूरा राइटिंग करोगे, वरना सिर्फ देख के हम मूवी की तरह इसको याद नहीं कर सकते। तो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज। अब देखो सक्सिनाइल कोएंजाइम में से बन रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनेट बन रहा है। तो यहाँ पे हम एंजाइम क्या लिखेंगे? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम है? सिंथेटेज। अब बहुत इजी है, सक्सीनेट से जब फ्यूमेरेट बनेगा तो वापस से डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो मैंने आपको एंजाइम क्या बताया यहाँ पे? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। जिस चीज़ का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है उसके नाम के आगे क्या लिखेंगे हम? डिहाइड्रोजिनेज। ओके, तो यहाँ पे लिख दो आप डिहाइड्रोजिनेज। इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है फ्यूमेरेट से जब मैलेट बनेगा तो एंजाइम है इसका फ्यूमेरेज। वापस से अगले स्टेप में आप देखोगे कि डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो लिख दो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, सिंपल। ठीक है, देखो ये सब चीज़ें आप बार बार रट के नहीं कर सकते। रटोगे थोड़े दिन भूल जाओगे, फिर रटोगे फिर थोड़े दिन भूल जाओगे, ऐसे करके काम नहीं चलेगा। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए इजी है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझो, है ना। तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं इस पूरे साइकिल को। अब मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। शुरू करते हैं वापस से, जैसे मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस में समझाया था। सबसे पहले हम बात करेंगे नेम्स की। किसके बात करेंगे? नेम्स की। सेकेंड हम बात करेंगे
आउटपुट की, क्या रिलीज़ हो रहा है आउटपुट, या फिर क्या यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है रिलीज़ होते हुए, ठीक है। और थर्ड आप देखोगे एंजाइम्स, अभी तो कैलकुलेशन भी बची है, और फोर्थ हम देखेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रिवाइज करना है, याद रखो, भूल मत जाना। शुरू यहाँ से करते हैं। चलो और पहले से मैं आपको बता देती हूँ शुरू कहाँ से करा हमने यहाँ से शुरू करा। ये जो ग्लूकोज है इसको तोड़कर हमने पाइरुवेट बना लिया था। 6 कार्बन के कंपाउंड से 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बना लिए थे। एटीपी वगैरह की कैलकुलेशन भी कर ली। अब आगे चलते हैं। ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड है ये है पाइरुवेट। 3 तरह से कन्वर्ट होता है। एक बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में बना था ये कहाँ बना है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और कब बनेगा? जब नॉर्मल रेस्पिरेशन होगा। कब बनेगा ये? नॉर्मल सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है, नॉर्मल सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइम पे। ये आपके नोट्स में सब चीज़ें आप जितना नोट करोगे उतना आपको इजी होगा। तो नॉर्मली प्रोसेस ये होती है, पर अगर मसल्स में हो रहा है जब ऑक्सीजन बहुत कम है तो लैक्टिक एसिड बनेगा। जब ईस्ट में हो रहा है फर्मेंटेशन के टाइम पे तो प्रोडक्ट आपका बनेगा एल्कोहल, ठीक है। अब ये जो पाइरुवेट था नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन में किस में कन्वर्ट होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। कहाँ पे कन्वर्ट हो गया? ये हमारा कन्वर्ट हुआ है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ओके। अब देखो ये जब कन्वर्ट हुआ था तो कोएंजाइम में एसएच अंदर गया था, एनएडी से NADH2 बना था और CO2 रिलीज हो गया था। 3 कार्बन का कंपाउंड एक CO2 रिलीज करने की वजह से 2 कार्बन का कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया था। इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से लिंक करती है। चलते हैं आगे। कुछ बेसिक आइडिया बताया था मैंने आपको क्रेब्स साइकिल के बारे में कि कैसे सर हेंस क्रैब ने दिया था। सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं इसको, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। 6 कार्बन का कंपाउंड है। शुरू की वेरी फर्स्ट स्टेप में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल को डिटेल में। पढ़ने का तरीका क्या है? पहले आप नाम याद करोगे, दूसरा आउटपुट और रिलीज देखोगे, तीसरा एंजाइम्स को समझोगे और चौथा कैलकुलेशन को समझोगे। तो ये चारों प्रोसेस है। शुरू करते हैं। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट 4 कार्बन का कंपाउंड है। 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम से जुड़कर सिट्रिक एसिड साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है, सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। जब ये स्टेप होती है, ये वेरी फर्स्ट स्टेप है, तो H2O मॉलिक्यूल यूज़ होता है और कोएंजाइम ए बाहर निकल जाता है। एंजाइम है हमारा सिट्रेट सिंथेज। अगले स्टेप में अभी भी ये 6 कार्बन का ही है, सिर्फ वाटर बाहर निकलता है और सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट होता है। अगले स्टेप में आप क्या देखोगे? ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो वाटर बाहर निकला था वो वाटर वापस अंदर आ जाएगा। तो कोई खास फर्क नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। यहाँ से शुरू करेंगे कि सिट्रिक एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट। बीच का स्टेप जनरली नहीं भी लिखा होगा तो चलेगा, बट ये स्टेप अगर होता है, भूलना मत। उसके बाद बात करते हैं आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटेरेट में, ठीक है। यहाँ पे 6 कार्बन का कंपाउंड 5 कार्बन के मॉलिक्यूल में चेंज हुआ है। तो इस प्रोसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा? कौन रिलीज हो गया है? एक तो CO2 रिलीज कर दो और दूसरा NADH2 रिलीज कर दो। अब देखो डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हुई है तो इसका नाम है आइसोसिट्रेट, यहाँ से लिया है, और डिहाइड्रोजिनेज। 5 कार्बन का कंपाउंड है अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। वो 5 कार्बन का कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटेरेट कन्वर्ट हुआ है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। तो सेम प्रोसेस है जो यहाँ हुई थी। NAD से NADH2 निकाल दो, एक CO2 निकाल दो और नाम बस जो सबस्ट्रेट का नाम है उसके आगे डिहाइड्रोजिनेज लगा दो, ओके। सक्सिनाइल कोएंजाइम में अब देखो, एक यहाँ हमने शुरू करा था 6 कार्बन से, एक CO2 निकाल दी, 5 कार्बन हो गया। वहाँ से CO2 निकाल दी, 4 कार्बन हो गया। तो ये है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट 4th कार्बन का कौन सा कंपाउंड है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये कन्वर्ट होगा सक्सीनेट में। किस में कन्वर्ट होगा? सक्सीनेट में। और GTP से क्या बन जाएगा आपका? GTP। ये आपका है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये कौन सी प्रोसेस है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीट में पहले भी आया था, PYQ है ये, कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो जब SS के बीच में देखने को मिलेगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनेगा, ओके। एंजाइम क्या है? सक्सिनाइल कोएंजाइम है सिंथेटेज, ठीक है। सक्सिनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमेरेट में और फ्यूमेरेट से जब FAD से FADH2 निकल जाएगा। एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जैसा नाम है पुराना उसका। देखो यहाँ पर भी हमने नाम के आगे डिहाइड्रोजिनेज लगा दिया। जब आप एंजाइम याद रख लोगे तो आपको पता है NADH2 निकालना है। यहाँ पर भी आपने नाम के आगे डिहाइड्रोजिनेज
नाम रखा है तो उसके लिए NADH2 रिलीज़ कर दिया। यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है और यहाँ पर हमने देखा है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, FADH2 रिलीज़ कर दिया। अब अपना है फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट कन्वर्ट होगा मेलेट में और एंजाइम है फ्यूमेरेज। फिर मेलेट देखो, मेलेट को देखो, मेलेट 4 कार्बन का कंपाउंड है, वो 4 कार्बन के ऑक्सिलो एसिडेट में कन्वर्ट होगा, एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज, वापस NADH2 बाहर निकाल दो। बस ये सिंपल सी प्रोसेस है। अब इस कंप्लीट प्रोसेस से आप देखोगे कि हमने पूरा साइकिल चला लिया। 4 कार्बन का कंपाउंड था, उससे वापस हम 4 यहाँ से घूम के वापस 4 कार्बन पे आ गए। तो हमने जो 6 कार्बन की ग्लूकोज मॉलिक्यूल था उससे पहले 2 कार्बन निकाल के हमने 2 एसिटिल कोएंजाइम मॉलिक्यूल बना दिए, 2 कार्बन, फिर उसके बाद हमने 1 कार्बन यहाँ निकाल दिया, 1 कार्बन यहाँ निकाल दिया। तो जितना कार्बन बॉडी के अंदर गया था वो वापस बॉडी के बाहर चला गया। तो ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हुई। अब मैं आपको एक बहुत ईजी चीज़ बताने वाली हूँ, बहुत अच्छी सी चीज़ बताने वाली हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। एक ट्रिक है, शुरू करते हैं कुछ इस तरह से, CCI यहाँ लिखते हैं इसको। हाँ, तो एक ट्रिक है जिसको मैं ऐसे लिखती हूँ कि CCI OK SSFMO, ठीक है। अब CCI OK SSFMO का मतलब क्या है? सिट्रेट, सिस एकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, ऑक्जेलो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट और ऑक्सिलो एसिटेट। ये ट्रिक आपको ऐसे याद नहीं होगी, जनरली इसमें कोई बड़े नाम नहीं है, बट यस अगर आप इसको 10-20 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ईजी है, CCI OK SSFMO, ठीक है। और तो और मैंने इसमें थोड़ा एडिशन भी किया है अपना। देखो यहाँ पर जब हम CCI पढ़ते हैं तो ये एक NADH2 यहाँ रिलीज़ होता है, ठीक है। साइकिल में जब आप देखोगे तो पता चल जाएगा। एक NADH2 यहाँ रिलीज़ हो जाएगा और उसके बाद तीसरा जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है तो एक NADH2 की जगह पे मिलता जुलता कौन है? FADH2 रिलीज़ हो जाएगा, है ना। और उसके बाद एक लास्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे NADH2। तो 4 NADH2 यहाँ रिलीज़ हो गए, देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रिलीज़ हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ NADH2 रिलीज़ हुआ था तो यहाँ पे CO2 भी रिलीज़ हुई थी और एक CO2 यहाँ रिलीज़ हुई थी, ये भी आपको याद रहेगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि और क्या कंक्लूजन हमें मिला है। यहाँ पे रिलीज़ हुआ है एक GTP, क्या रिलीज़ हुआ है? GTP, तो ये आपको याद रहेगा। उसके बाद अब आपको सिर्फ एंजाइम्स याद रखने रहेंगे। कोई और छोटी मोटी चीज़ भी है जैसे वाटर, तो वाटर तो आप बेसिकली याद रख लोगे कि एक वाटर मॉलिक्यूल कहाँ रिलीज़ हुआ था। लेट मी हाईलाइट हियर विद द कलर दिस वन, यस। तो एक वाटर मॉलिक्यूल हमें यहाँ रिलीज़ होते हुए देखने को मिला, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ। तो जब दोनों CC हैं उसके बाद एक वाटर मॉलिक्यूल और एक F के बाद निकाल दो, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आप निकालते हुए देखोगे कि एक सेल सिस्टम ने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज़ करा है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज़ करा है, 2 वाटर मॉलिक्यूल हो गए। तीसरा जब फ्यूमेरेट से मैलेट बनता है तब तो हम एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ। तो इस तरह से भी आपको अपना साइकिल पूरा दिखेगा कंप्लीट होते हुए। आपको पता है कोएंजाइम है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनाना है तो एक कोएंजाइम है, यहाँ से बाहर निकाल दो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ, तो इससे आपको याद रहेगा कि NADH2 के साथ CO2 निकला है, NADH2 के साथ CO2 निकला है और एक GTP के साथ कोएंजाइम A निकला है। तो कंप्लीट आपका क्या हुआ? CCI OK SSFMO। ये हमारी ट्रिक है, एक बार में याद नहीं होगी पर 2-3 बार में पक्का याद हो जाएगी, ओके। एंजाइम्स हैं जहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, सबस्ट्रेट का नाम लिख के डिहाइड्रोजिनेज लिख दोगे, जैसे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज और यहाँ पे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, करेक्ट। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। किस पे चलेंगे? कैलकुलेशन वाले पार्ट पे, ठीक है। देखो क्या क्या मिला है हमें। एक तो मिला है NADH2, एक मिला है वापस से NADH2, एक मिला है GTP, एक मिला है वापस से NADH2 और FADH2। चलो शुरुआत करते हैं यहाँ से। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ग्लाइकोलाइसिस में भी लिखवाया था, यहाँ पर भी जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है तो एक NADH2 रिलीज़ हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस में मैंने क्या लिखवाया था? 4 ATP बने, 2 ATP यूज़ में आ गए, ठीक है। तो फाइनल क्या मिले? 2 ATP मिले और 2 NADH2 बने थे, तो एक NADH2 से मिलता है 3 ATP। कितना ATP मिलता है हमें? 3 ATP। तो एक NADH2 से 3 ATP मिला तो टोटल कितने हो गए? 6 ATP। पर ये ATP हमें तभी मिलेंगे जब किस सिस्टम तक पहुंचेगा? NADH2 ETS तक पहुंचेगा। तो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP मिले थे और अगर NADH2 को भी देखेंगे तो टोटल हमारे 6 ATP प्लस 2 ATP, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं पूरी कैलकुलेशन में, आपको पूरी कैलकुलेशन बताऊंगी
पर उसको जानने के लिए आपको ETS पढ़ना पड़ेगा, पर फिर भी एक बार यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो क्रैब साइकिल में जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रैब साइकिल की, किसकी बात कर रहे हैं, क्रैब्स साइकिल। तो क्रैब साइकिल में कैलकुलेशन किस तरह से होगी, ठीक है। क्रैब साइकिल में कैलकुलेशन किस तरह से होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिला था एक NaDH2, कौन सी रिएक्शन में मिला था, NaDH2, यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ मैं, जब बात हो रही थी लिंक रिएक्शन की, कौन सी रिएक्शन की, लिंक रिएक्शन की, तो हमें क्या मिला था, एक NaDH2, ठीक है। NaDH2 कितना मिला था, 1, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं क्रैब्स साइकिल की, क्रैब्स साइकिल, तो हमें कितने NaDH2 मिले थे, हमें मिले थे NaDH2 3, कितने NaDH2 मिले थे, 3 NaDH2 मिले थे। फिर हम बात कर रहे हैं कि आपके बाद उसी क्रैब साइकिल में FADH2 मिले थे, तो FADH2 कितने मिले थे पूरे क्रैब साइकिल में, 1। GTP बराबर है एक तरह से ATP की, तो वो कितना मिला है, 1। कहीं कहीं पे आपको ATP भी देखने को मिलेगा, तो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस। उसके बाद हमें कुछ और मिला क्या, देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो चलो एक बार साइकिल पे चलते हैं। हमें मिला है एक NaDH2, 2 NaDH2, 3 NaDH2, एक FADH2 और एक GTP फाइनली, ठीक है। तो लिंक रिएक्शन में भी मैंने यहाँ लिख दिया है, और दूसरा हम बात कर रहे हैं क्रैब साइकिल में, तो NaDH2, FADH2 और GTP, करेक्ट। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। लिंक रिएक्शन में कितना, 1 NaDH2 मिला है, तो अगर मैं बात करती हूँ कि 1 NaDH2 इक्वल्स टू 3 ATP, तो 1 इक्वल्स टू 3 ATP, और 3 ATP कितने बार मिले हैं, 2 बार, इंटू 2, क्योंकि 2 बार होती है ना ये प्रोसेस, तो हमारा कितना हो गया टोटल, 6 ATP, करेक्ट है। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी 3 इंटू 3 FADH2 से मिलते हैं हमें 2 ATP, 3 इंटू 2 और ATP इक्वल है, तो इस तरह से हम इसको गिन लेंगे। तो यहाँ पे कितने मिले हमें, 9 ATP मिले, यहाँ पे कितने मिले हमें, 2 ATP मिले, और यहाँ पे हमें कितने मिले, ऑब्वियसली 1 ATP, ठीक है। तो टोटल आप देखो, क्योंकि क्रैब साइकिल आपके 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेगा, तो पूरा क्रैब साइकिल कितना चलेगा, एक ग्लूकोज से कितने क्रैब साइकिल चलेंगे, 2 क्रैब साइकिल चलेंगे। इसीलिए आपने सब कुछ कितनी बार डिवाइड करा है, यहाँ पर सब कुछ आपने कितनी बार डिवाइड करा है, 2 बार। चलो गिन लेते हैं कितने हो रहे हैं फाइनली, तो 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 18 ATP, ओके। 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 ATP, ठीक है। और यहाँ पे 1 ATP, तो 2 बार चला है, तो 2 ATP, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे हैं वापस से एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब इसको ध्यान से सुनो। लेट मी चेंज द कलर फॉर यू, यस। देखो ये जो है आपका NaDH2, ये जो आपका NaDH2 और NaDH2 है, ये तभी प्रोसेस हो पाएंगे जब ये कहाँ जाएंगे, ETS। ये ATP कब प्रोड्यूस होगी, ATP इज प्रोड्यूस्ड ओनली when ETS occur, when they go to ETS, मतलब ये जो NaDH2 FADH2 ETS में जाएंगे तभी होगा, अदरवाइज ये डायरेक्टली बस ऐसे ही रहेंगे। तो रियल कितना है, या रियल मैं कहूँ या नेट, इसका मतलब है ओनली बाय ETS, क्रैब्स साइकिल, ओनली बाय क्रैब्स साइकिल, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे क्रैब साइकिल की, तो क्रैब साइकिल ओनली, अगर क्रैब साइकिल ओनली है या क्रैब साइकिल प्लस ETS है, तो दोनों में कितने ATP मिलेंगे। अगर क्रैब साइकिल ओनली है तो हमें मिलेंगे 2 ATP, ओके। और अगर टोटल है तो आपको कितने मिलेंगे, 18 ATP प्लस 4 ATP प्लस 2 ATP। लिंक रिएक्शन को मैं नहीं गिन रही हूँ, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, इधर मिला है आपको 2, इधर मिला है 24 ATP, डन है। तो अगर आपको पूछा जाए कि सिर्फ क्रैब साइकिल हो और ETS ना हो तो कितने ATP मिलेंगे आपको, 2 ATP। अगर आपसे पूछा जाए क्रैब साइकिल के बाद लिंक रिएक्शन हो, तो लिंक रिएक्शन के लिए भी मैं आपको लिख देती हूँ, अगर लिंक रिएक्शन है क्रैब साइकिल के पहले, ठीक है, तो लिंक रिएक्शन में आपको कितने मिल रहे हैं, 2 NaDH2 मिल रहे हैं। तो 2 NaDH2 भी आपको तभी प्रोसेस होंगे जब क्या हो, लिंक रिएक्शन हो प्लस ETS हो। क्या अब आपको क्लियर हुआ, फाइनली यहाँ पे कितने ATP मिलेंगे आपको, 6 ATP। हाँ, तो अब आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
कि जब सिर्फ लिंक रिएक्शन के साथ ETS को कंबाइन करोगे तो आपको 6 ATP मिलेंगे। जब आप क्रैब साइकिल को देखोगे तो क्रैब साइकिल से टोटल आपको 2 ATP मिलेंगे। पर अगर आप यहाँ देखोगे कि क्रैब साइकिल के साथ आपको ETS परफॉर्म होते दिखेगा, 24 ATP मिलेंगे, क्योंकि ये जो NADH2 और FADH2 हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे। क्रैब साइकिल प्लस ETS, ओके। और अगर इसको भी जोड़ दो तो अगर 6 + 2 देख लो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ETS के बिना होगा नहीं, तो टोटल 2 ATP हैं और टोटल अगर आप गिनोगे तो इतने ATP हैं। डन है यहाँ तक। एक छोटा सा और एड ऑन दे देती हूँ मैं आपको। हमें ग्लाइकोलाइसिस में कितने मिले थे? 2 ATP प्लस NADH2 यानी कि 6 ATP मिले थे ग्लाइकोलाइसिस में, अगर पूरा ETS होता है तो, ठीक है। यहाँ पे हमें कितने मिले हैं? वापस से 6 ATP मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितने मिले हैं? 24। तो अब हम गिन लेते हैं, 24 + 6 कितने हो गए आपके? 24 + 6 हो गए आपके 30, 36, और टोटल हमें कितने ATP मिले? 38 ATP फ्रॉम 1 ग्लूकोज, अगर कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू द ETS एंड देन फाइनल कैलकुलेशन ऑफ 38 ATP। डन है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि क्या ये ट्रिक आपको याद हो गई? आप इसको याद करके ही मुझे जवाब देना। और अब आप मुझे ट्रिक बताओगे कि इफ़, अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दोगे, इफ़ 6 ग्लूकोज इज़ यूज्ड बट नो ETS अकर्स। अगर 6 ग्लूकोज यूज़ हुआ है और कोई ETS अकर नहीं हुआ है तो कितने ATP प्रोड्यूस होंगे और कितने NADH2 बने हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये आंसर आपको मुझे देना है, और आंसर आप मुझे कहाँ दोगे? अपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और आपको और भी कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कहाँ पूछोगे? कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया अपना क्रैब साइकिल।